तुम्हारी कॉन्शियसनेस ज़्यादा है कि कम है, अगर उसके जीवन में सुख है, समृद्धि है, रिश्ते हैं, प्रेम है, धन धान्य है, स्वास्थ्य है, तो वो 100%, चाहे वो कोई भी सेट विजडम अटेंड किया हो या ना किया हो, उसकी कॉन्शियसनेस, उसकी एनर्जी, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। तो कॉन्शियसनेस ज़्यादा होने के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमको सेट विजडम अटेंड करना है। बिना सेट विजडम किए भी आप बाहर जाओगे, कितने लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं और एकदम खुश हैं, उनके जीवन में ध्यान भी नहीं आया, लेकिन इस तरह के वर्कशॉप्स हमें मदद करते हैं उस स्थिति में पहुंचने के लिए। और लो कॉन्शियसनेस मतलब हमेशा कंप्लेन, दुख, स्वास्थ्य की कमी, खराब रिश्ते, मान अपमान, हर चीज़ में अगर प्रॉब्लम है लाइफ में तो समझ जाओ, आप चाहे कितना भी ध्यान करते हो, कितने भी आप सेशंस अटेंड कर रहे हो, कहाँ कहाँ वर्कशॉप कर रहे हो, लेकिन कॉन्शियसनेस अभी तक बढ़ा नहीं पाए हो। और इसकी एक सिंपल सी तकनीक है कि भाई मैं तो इतना ध्यान करती हूँ, इतने सेशंस अटेंड करती हूँ, इतने वर्कशॉप सभी जगह 10 साल से ध्यान कर रही हूँ, 5 साल से कर रही हूँ, लेकिन जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि अगर आप ये बोतल हो, आप इसमें ऊर्जा ले रहे हो, कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, लेकिन इस बॉटल के नीचे छेद है, आपकी कॉन्शियसनेस उतनी ही लीक हो रही है। आप ध्यान कर रहे हो 2 घंटा, सुबह मेड नहीं आए, कॉन्शियसनेस लीक। आप ध्यान कर रहे हो 1 घंटा, बच्चे ने एग्जाम्स के लिए पढ़ाई नहीं किया, फ़ोन पे देख लिया उसको, कॉन्शियसनेस लीक। चिल्लाओगे कि नहीं चिल्लाओगे ज़ोर से? आप ध्यान कर रहे हो, हस्बैंड सब्जी खराब लेकर आ जाएंगे, सारी सड़ी हुई ले आएंगे, कॉन्शियसनेस लीक। तो हम घर परिवार में, गृहस्थी में, ऑफिस में, आसपास के लोगों के साथ, परिस्थिति के साथ, छोटी छोटी बातों में हम अपनी आपा खो देते हैं, हम चिल्लाते हैं, हम नाराज़ हो जाते हैं। तो जितना भी हम ध्यान करते हैं, जितना भी हम स्वाध्याय करते हैं, वो लीक हो जाती है। तो जीवन में फ्रीक्वेंसी अगर उठी फिर घटी, उठी घटी, और जैसे 5 साल पहले ध्यान में आए थे, जीवन जैसा था, आज भी लगभग वैसा ही है, थोड़ा कभी ज़्यादा, थोड़ा कम, सबके साथ ऐसा है। कॉन्शियसनेस को तो बढ़ाना है और जो लीकेज है उसको बंद करना है। तब जब बोतल भर जाएगा, फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी, कॉन्शियसनेस हाई हो जाएगी और जीवन में खुशियाँ। सिंपल सा एक लेमैन किसी को भी बताओगे भी समझ में आया कि क्यों ये पूरा सेट विजडम इतना 4 दिन का है, इसका मूल यही है। ठीक है, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी ज्ञान है, उस कॉन्शियसनेस को बढ़ाने में मदद कर रही है और उस लीकेज को बंद करने में मदद कर रही है। अब आपके मन में अगर ये बात आ रहा है कि सब कुछ है, ध्यान है, सब कुछ है, सब कहते हैं कि आप सेवा करोगे तो आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, तो मैम मुझे तो किसी के सामने बोलना नहीं आता, मैं तो स्वाध्याय भी नहीं कर सकती, समय नहीं है, कुछ नहीं, तो मैं कैसे सेवा करूं? तो सेठ मास्टर्स का ये कहना है, जनरल कॉन्सेप्ट्स का फर्स्ट पॉइंट यही है कि धरती पर कहीं भी अगर मानव जाति अपनी चेतना का विस्तार ध्यान से करता है तो उसका जो पॉजिटिव इफेक्ट है, उस चेतना को पूरे ब्रह्मांड की, पूरे पृथ्वी की मानव जाति और जीव जाति उसके हिस्से का एक भाग बनते हैं। कैसे? सपोज आपकी फ्रीक्वेंसी 10 से 1000 तक है, ठीक है, आपने ध्यान कर करके अपनी फ्रीक्वेंसी 10 से 10,000 कर ली। एक्स्ट्रा जो 1000 से 10,000 आपका फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ाया, उस चेतना को पूरी जीव जाति अपना उद्धार के लिए यूज़ करेगी। तो आप घर बैठे बैठे केवल ध्यान करके भी सेवा कर रहे हो, क्योंकि आप ध्यान कर रहे हो तो आपकी जो चेतना बढ़ रही है, पूरा विश्व उसका लाभ उठा रहा है और ये विन विन सिचुएशन है। तो पितामह क्या कहते थे? वो कहते थे और कुछ 40 सालों तक उन्होंने हर सेशन में माइक पकड़ा और पहले क्या बोला? ध्यान करो। केवल उतना ही अगर आप कर रहे हो तो आप सेवा कर रहे हो, क्योंकि जब आपकी चेतना बढ़ रही है तो पूरा विश्व उसको ले रहा है
और पूरे विश्व की जब आप चेतना बढ़ा रहे हो तो उसमें आपकी भी चेतना और बढ़ रही है। तो ये विन विन सिचुएशन है। विन विन सिचुएशन मतलब जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में होता है ना, आप अपने डाउनलाइन बनाते हो, फिर वो किसी को अपने डाउनलाइन बनाता है, फिर वो किसी और को बनाता है, वहाँ उसने कोई बिजनेस किया तो प्रॉफिट आपको मिलती है। आप किसी को ध्यान सिखा रहे हो, वो किसी और को सिखा रहा है, फिर वो किसी और को सिखा रहा है, वहाँ वो जब ध्यान करता है तो उसकी चेतना से आपकी चेतना का विकास हो रहा है। कभी सोचा था ऐसे? समझ में आया? तो कुछ भी नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट ध्यान कर सकते हो। और पितामह क्या कहते हैं, आप अकेले अगर 10,000 नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपने 10 लोगों को बता दिया तो वो तो हजार तो कर ही लेंगे ना, तो हो ही गया ना 10,000। तो 10 लोगों को बताना शुरू करो। क्या बोलते थे, सीखो, मतलब एकदम सिंपल जो पितामह बोलते थे उसके पीछे कितनी गहरी बातें हैं वो समझ में आ रही हैं। ठीक है, इतना समझा एक पॉइंट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। और ये भी कहते हैं सेठ मास्टर्स कि अभी पृथ्वी जो है ना ये हाई फ्रिक्वेंसी जोन में जा रही है। जो सब कह रहे हैं ना सत्युग आ रहा है, तो ये हाई फ्रिक्वेंसी जोन मतलब सुख, और सुख मतलब सत्युग। ठीक है, तो इस वक्त आप जन्मे हो और इस वक्त आपको ये सब ज्ञान मिल रहा है, तो सोचो कितना बड़ा आपके जीवन का पर्पस होगा। कुछ ना कुछ तो पर्पस होगा इसमें, कुछ ना कुछ तो आपका हाथ होगा जो आप इस वक्त पैदा हुए हो और इस वक्त आए हो इस सेठ विजडम वर्कशॉप में, इस वक्त आप ध्यान में आए हो, है ना। तो उस बात को भी समझो, उसकी गंभीरता को भी आप समझो। उसके बाद क्या कहते हैं सेठ मास्टर्स, वो कहते हैं कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए किसी गुरु का होना अनिवार्य नहीं है। हम हमेशा सोचते हैं ना कोई गुरु मिल जाए तो अच्छा हो, हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी, हम कुछ सीखेंगे, हमेशा सोचते हैं ना। लेकिन सेठ मास्टर्स इसका उल्टा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप कितना भी ज्ञान ले लो गुरु से, आप कितना भी स्वाध्याय कर लो, वर्कशॉप्स कर लो, बाहर से किताबें पढ़ लो, आप YouTube पर वीडियोस देख लो, कहीं से भी आप ज्ञान ले लो, लेकिन आपके भीतर से, आपकी अंतर्वाणी का, आपके अंतर प्रपंच का जो ज्ञान है उसके सामने हर ज्ञान फीका है, हर ज्ञान फीका है। तो पितामह क्या कहते थे, ध्यान करो। इससे क्या होता है, ध्यान करने से हम अपने भीतर जाते हैं। अपने भीतर जाते हैं तो हमें कितने सारे इंट्यूशंस आते हैं, कितने सारे थॉट्स, विचार, ये सब आते हैं। सही मायने में अगर आपका गहरा ध्यान लगे तो आप न जाने कितने कितने ग्रंथ लिख बैठो। तो उस ज्ञान से ज़्यादा बड़ा ज्ञान और कोई भी गुरु आपको नहीं दे सकता। लेकिन फिर भी गुरु का क्या काम है, गुरु का ये काम है कि जब अनिवार्य नहीं है गुरु का होना तो फिर क्यों चाहिए गुरु। वो इसलिए कि जैसा कि आपने 2 दिन में जाना ना कि टाइम लीनियर नहीं है, और आपने ये भी जाना कि हम मल्टी डायमेंशनल है, यहाँ पे भी हैं और भी कहीं पे किसी दुनिया में है। तो हमारे हर स्वरूप को और हर समय पर, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, हर समय पर और हर अस्तित्व में हमारे चेतना का विस्तार करने में हमारे गुरु हमारा मदद करते हैं। ये हमारे गुरु का काम है। और सही मायने में अगर कोई गुरु आकर कहता है कि मेरा उद्धार कर दो, मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, तो वो सही मायने में गुरु नहीं है, क्योंकि कोई भी आपका उद्धार नहीं कर सकता। वो आपको सिर्फ एक टॉर्च दिखा सकते हैं। मैं यहाँ बैठी हूँ या कोई भी मास्टर यहाँ बैठा है, तो हम एक डेस्क के जैसे, इंफॉर्मेशन डेस्क हैं। जो भी आया, इंफॉर्मेशन डेस्क होती है ना होटल में, मैम लॉबी में जाना है ये रास्ता है, रूम में जाना है वो रास्ता है, हॉल में जाना है वो रास्ता है। हम सिर्फ यही बता सकते हैं कि ध्यान करो, स्वाध्याय करो, साजन सांगत्य करो। हम आपको सिर्फ राह दिखा सकते हैं, लेकिन आपको हमें नहीं पकड़ के चलना है। पितामह कहते थे मुझे मत पकड़ो, अपने सांसों को पकड़ो। ना आपको मुझे पकड़ना है, ना और किसी मास्टर को पकड़ना है, ना और किसी गुरु को पकड़ना है। सिर्फ उनका ज्ञान लेना है और अपनी आत्मा का उद्धार करना है। सेठ मास्टर्स कहते हैं कौन है रियल स्पिरिचुअल गुरु, कौन है? वो हैं जो हमें फ्रीडम दें ताकि हम अपने अंतर्वाणी को सुनकर हम कार्य करें। पितामह को कभी भी आप जाकर पूछो,
सर ये शुरू करना है, हाँ करो मैम, ये करना है, हाँ करो मैम, ये ऐसा यहाँ जाना है, हाँ जाओ, पिरामिड बनाना है बनाओ, पब्लिकेशंस खोलना है खोलो। कभी भी उन्होंने एक कुछ भी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वो ये बात जानते थे कि सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? अपने अंतर प्रपंच का ज्ञान, और सभी के अंदर आपका ज्ञान है, आपके अंतर प्रपंच का। तो उनके अंतर प्रपंच का जो ज्ञान है, अगर वो सीमित है, आपके अंतर प्रपंच का ज्ञान, उसके जितने लोग यहाँ बैठे, इतने लोगों के अंतर प्रपंच का ज्ञान कितना असीमित है, और सभी अगर उस ज्ञान को सुनते हुए, अपने दिल की आवाज़ सुनते हुए अगर काम कर रहे हैं, तो 100% वो ज्ञान किसी भी किताब में लिखे हुए ज्ञान से ज़्यादा अच्छा है। तभी तो आज PSSM इतनी उन्नति कर रहा है, क्योंकि सबको फ्रीडम है कि मेरे अंदर से ये वाणी आई, मुझे ये करना है, करो, कोई रोक टोक नहीं, कोई रूल्स नहीं, कोई रेगुलेशंस नहीं। तो ये बात पितामह जानते थे। तो सेठ मास्टर्स यही कहते हैं कि एक गुरु वही है जो हमें फ्रीडम दें, ताकि हम अपने अंतर ज्ञान को सुनकर अपने जीवन में आगे बढ़ें, अपने पूर्णात्मा की आवाज़ को सुनकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ें। और क्या कहते हैं एक रियल गुरु? सेठ मास्टर्स का कहना है, एक रियल गुरु हमेशा हमें इंडिपेंडेंट करते हैं, हमें बताते हैं कि तुम अपने अस्तित्व को बना सकते हो, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। वही एक रियल गुरु है जो अपने आप के ऊपर आपको डिपेंडेंट कर दे, वो गुरु नहीं है। आप सोचो कितना सरल, जहाँ वो जाते थे ध्यान सिखाते थे, कभी एक पैसे की मांग नहीं की उन्होंने, कभी उन्होंने नहीं कहा मैं जो बोलता हूँ वही मानो। हर एक स्क्रिप्चर को उन्होंने रेकमेंड किया है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि तुम्हारे पास, जो गुरु हमें ये कहते हैं कि तुम्हारे पास अनंत शक्ति है, अनंत समृद्धि है, जो तुम चाहो वो तुम कर सकते हो, जो तुम्हें चाहिए वो तुम हासिल कर सकते हो। तुम्हारे पास अनंत सुख है, बस तुम्हें उसको लेना पाना आना चाहिए, और वही पाने का रास्ता वो हमें सिखाते हैं। ऐसे जब अगर कोई गुरु आपसे कहे तो सही मायने में वही गुरु है। हम कितने गुरुओं के पास जाते हैं, कैसे जानोगे कौन परफेक्ट है? अगर ये सारे पॉइंट्स हैं तो इसका मतलब वो सही गुरु हैं। और वो ये भी कहते हैं कि आपको जो विस्डम है ना, जो प्रज्ञा हम कहते हैं, जो पूरी तरह से रिफाइंड लॉजिक से परे जो विस्डम होता है, नॉलेज और विस्डम में फ़र्क होता है। नॉलेज मतलब आप पाठ पढ़ रहे हो, किताबें पढ़ रहे हो और उसमें से आपको ज्ञान मिल रहा है, लेकिन विस्डम मतलब उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना। तो ये जो ज्ञान है, जो विस्डम है, जो प्रज्ञा है, वो आपको कोई नहीं दे सकता और ना ही आप किसी को दे सकते हो। मैं यहाँ जितना भी बकबक कर लूँ, विस्डम मैं आपको नहीं दे सकती। वो तो जब आप इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारोगे तभी मिलेगा। और आप चाहे यहाँ से जाके अपने परिवार में कितना भी बकबक कर लो, ध्यान करो ध्यान करो, आप उनको विस्डम नहीं दे सकते। विस्डम कैसे, हम कैसे उतार सकते हैं ज्ञान को अपने जीवन में? पितामह ने तुलसी दल में बताया है 2 पत्ते। अगर हम ध्यान करेंगे तो ही हम जो ज्ञान सुन रहे हैं वो अपने जीवन में उतारने की शक्ति हमें मिलेगी। तो कितना सुंदर ये ड्यूओ है, तुलसी दल के 2 पत्ते, इधर ध्यान इधर ज्ञान। अगर ध्यान कर रहे हैं तो ज्ञान को समझ सकते हैं, ज्ञान को जीवन में उतार सकते हैं। अगर ध्यान नहीं कर रहे हैं, सिर्फ किताबें पढ़ रहे हैं, तो हमारा सिर्फ अहंकार बढ़ रहा है कि मेरे को सब पता है, मुझे सारे दोहे याद हैं। लेकिन उससे सिर्फ अहंकार बढ़ेगा, आप उसको कभी जीवन में उतार नहीं पाओगे। बड़े बड़े पंडितों को देखा है ना, ऐसे मुंह जुबानी वो सारे दोहे बता देंगे, लेकिन अहंकार, क्योंकि ध्यान नहीं है जीवन में। अगर कोई गुरु आपको ये बताए तो वही सही मायने में आपके असली गुरु हैं। और वो ये भी बताते हैं कि अगर कुछ पढ़ना है तो स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स को पढ़ना है। नॉर्मल चीज़ों को अगर आप पढ़ोगे, फिज़िक्स की, साइंस की चीज़ों को पढ़ोगे, तो वो अधूरा ज्ञान है, क्योंकि वो आत्मा को नहीं लेता, वो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता। तो जब आप आत्मा हैं, मैं आत्मा हूँ, हम सभी एक आत्मा हैं, जब हम अपने अस्तित्व को ही कोई अगर ग्रंथ नहीं मान रहा है, वो ग्रंथ कहाँ से हमारे जीवन को सुधार सकता है? तो गुरु हमेशा यही कहते हैं कि ग्रंथ ऐसे पढ़ो जो आत्मा को माने, मतलब जो स्पिरिचुअल हो। जैसे हमारे पूरे शरीर में सेल्स हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, हमारे पूरे शरीर को बांध के रखा है ना, ठीक उसी तरह
जितने भी अणु परमाणु, जितने भी जीव जंतु, जितने भी पूरे ब्रह्मांड में जिसका अस्तित्व है, जो ये सूर्य उग रहा है, चांद, जो अर्थ अपनी धुरी पर चल रहा है, जो सोलर सिस्टम है, हमारा ब्रह्मांड है, सबको एक शक्ति ने बांध रखा है। कैसे सूर्य उग रहा है, कैसे चांद उग रहा है, कैसे सब कुछ व्यवस्थित है, वो शक्ति जो है, जो हमें भी चला रहे हैं हमारे सांसों के द्वारा, उस शक्ति को कहते हैं चेतना शक्ति। और हर किसी के अंदर ये चेतना शक्ति है, और जैसे हम अपने चेतना शक्ति का विस्तार कर रहे हैं, ठीक उसी तरह हर जीव, हर प्राणी, जीवित हो या निर्जीव हो, अपनी चेतना शक्ति का वो भी विस्तार कर रहा है। अभी क्लियर हुआ चेतना शक्ति क्या है? ठीक है, यस। चेतना शक्ति के बाद सेठ मास्टर्स क्या बोलते हैं? अंतर शक्ति। तो फ्रेंड्स, अंतर शक्ति ही वो शक्ति है जो हमारे सबके अंदर एक सुरक्षा कवच के जैसे है। हमारी अंतर शक्ति में इतनी ताकत है कि कोई भी नेगेटिव चीज़ या कोई भी दुख, तकलीफ, रोग, यहाँ तक कि मृत्यु भी हमसे पूछे बिना हमारी अंतर शक्ति में छिद्र करके हम तक नहीं पहुँच सकती। मृत्यु तक हमारी अंतर शक्ति में छिद्र करके हमारी इजाज़त के बगैर हम तक नहीं पहुँच सकती। ये होती है अंतर शक्ति। ये सेठ मास्टर का कहना है। ठीक है, तो अंतर शक्ति का किस तरह से हम उपयोग करेंगे? जहाँ पे भी आप देख रहे हो नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं, जहाँ पे भी आप देख रहे हो कि वॉर हो रहे हैं, ये सब हो रहे हैं, ये सब क्यों है? क्योंकि वहाँ पे उस जगह पर स्पिरिचुअल विजडम नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, इसलिए लोगों की चेतना शक्ति और अंतर शक्ति कम है। इसीलिए वो अपने डर से ये सारे डिजास्टर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अभी सब कोई मुझे भी पूछ रहे थे, सब युग परिवर्तन के वीडियोस आ रहे हैं कि ऐसा सब, तो मैम अभी सोलर फ्लेयर्स बहुत आ रहे हैं, अभी क्या करना है, हम क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स, ये बात एकदम आप गांठ बांध के रख लो कि कोई भी गुरु या इंसान अगर आपको इसको लेके डरा रहा है तो उसकी बातों में मत आना, वो पूरी तरह से फेक है। क्योंकि आपकी अंतर शक्ति से अनुमति लिए बिना कोई भी सोलर फ्लेयर आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता। अगर सपोज यहाँ बाढ़ आने वाला है, सुनामी आने वाला है, आपकी अंतर शक्ति ज़्यादा है, आपने मन में सोच लिया कि मेरा कुछ नहीं होने वाला, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आप यहाँ से उठकर वहाँ चले जाओगे और यहाँ पे जो लोग कम शक्ति में थे वो लोग उसमें बह जाएंगे। इसलिए कुछ भी नहीं होने वाला है। हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहो। इस मोमेंट को अगर आप शक्तिशाली बना दोगे तो आने वाले मोमेंट को आप क्रिएट कर रहे हो। तो जब शक्तिशाली होकर आप मोमेंट को क्रिएट कर रहे हो तो वहाँ पे सोलर फ्लेयर कहाँ से आएगा? सोलर फ्लेयर तो फिर लोअर फ्रिक्वेंसी में आ गया। आप तो हाई फ्रिक्वेंसी में क्रिएट कर रहे हो, तो वो कहाँ से आप क्रिएट कर पाओगे? तो आपके अंदर है, आप क्या क्रिएट करोगे? तो ये है अंतर शक्ति का। और अंतर शक्ति से हम क्या कर सकते हैं? और अंतर शक्ति से हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं अंतर शक्ति से? फिर से घर पे आ जाते हैं। आपने कुछ भी कर सकते हैं। आप घर पर आ जाए, अभी आपको मैंने कहा ना, आप अपनी गारंटी ले लो, तो आप अपनी अंतर शक्ति से वो गारंटी ले सकते हो। अगर आपके अंदर अंतर शक्ति है तो आप कोई भी गारंटी अपने लिए ले सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, अंतर शक्ति का कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को? और इसके बारे में फिर एक आपको बताऊंगी अंतर शक्ति से और क्या हो सकता है। एक बार परमहंस योगानंद जी, वो बचपन से बहुत बीमार रहते थे। उनको हमेशा पाचन की, मतलब अपच की प्रॉब्लम रहती थी। तो वो बहुत ही दुबले पतले थे। कहीं पे भी ट्रैवल करके आते थे तो बीमार पड़ जाते थे और हमेशा उनको एक इन्फीरियरिटी रहती थी। कॉलेज में भी उनके पास किताबों से ज़्यादा टॉनिक हुआ करती थी। हमारे परमहंस योगानंद जी की बात कह रही हूँ। तो इस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को लेकर एक दिन वो क्लास में बैठे थे। उनके गुरु थे युक्तेश्वर जी। युक्तेश्वर जी ने बोला उनको, उनका नाम मुकुंद था, कहा कि मुकुंद तुम बहुत ही दुर्बल दिख रहे हो, बहुत ही दुर्बल हो। तो उनको ऐसा लगा जैसे कि गुरु ने जैसे मेरे मन की बात को जान ली है। तो उन्होंने व्यक्त किया कि हाँ ऐसा ऐसा है। तो फिर युक्तेश्वर जी ने कहा कि मुकुंद, तुम अपने ही विचारों से अपने आप को ऐसा कर दिए हो। तो इनके मन में आया, योगानंद जी के मन में, तो क्या गुरुजी मैं अपने विचारों से अपने आप को ठीक भी कर सकता हूँ?
तब युक्तेश्वर जी ने कहा कि मैं तुमको बताता हूँ अपनी वाली एक बात, अपनी वाली एक कहानी। बताते हैं कि मुझे एक बार टाइफाइड हो गया था। टाइफाइड जब हो गया तो मैं बहुत दुर्बल हो गया था। तो मैं अपने गुरु के पास गया, बहुत दिनों के बाद जब रेस्ट से उठा तब गुरु के पास गया। लहरी महाशय उनके गुरु थे। जब मैं वहाँ गया तो मैंने उनसे कहा कि गुरुजी मैं बहुत ही दुर्बल हो गया हूँ और मुझे अभी साधना करने की हिम्मत नहीं है। तो लहरी महाशय ने उनको डांटा, उनको कहा कि युक्तेश्वर मैं देख रहा हूँ कि तुम अपने आप को अपने विचारों से पहले तो बीमार कर दिया और अब साधना के लिए भी शक्ति नहीं जुटा पा रहे हो। तो युक्तेश्वर जी ने कहा कि मैंने अपने आप को बीमार कर दिया तो क्या ये मेरी ही क्रिएशन थी? क्या मैंने ही अपने आप को बीमार किया? ऐसा कैसा शब्द मेरे गुरु ने कहा। तो लहरी महाशय ने कहा कि देखो, हो सकता है कल तुम हट्टी कट्टी हो जाओ, तुम क्यों इतना सोचते हो? अच्छा सोचो, देखना कल तक तुम ठीक हो जाओगे। तो युक्तेश्वर जी को क्या लगा कि मेरे गुरु ने शायद कोई चमत्कार किया है, अब मैं कल पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। यूजुअली हमें ऐसा ही लगता है ना, जब कोई भी कुछ कह दे मास्टर की देखो सब अच्छा होगा, तो हाँ मैम आपने बोल दिया अभी सब अच्छा होगा, इसीलिए बता रही हूँ ये एग्जाम्पल। तो दूसरे दिन जब उठते हैं युक्तेश्वर जी, देखते हैं कि उनकी तबीयत ठीक हो गई और वो खुश हो गए और उनको लगा कि लगता है गुरुजी ने कुछ कर दिया। फिर वो गए लहरी महाशय के पास और कहते हैं कि देखो गुरुजी मैं तो एकदम अच्छा हो गया, मुझे तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। फिर लहरी महाशय क्या कहते हैं, आज तो अच्छे हो गए, पता नहीं कल क्या होगा, हो सकता है फिर बीमार हो जाओ। उनके मन में फिर चिंता आ गई। फिर दूसरे दिन सुबह वो उठते हैं तो देखते हैं उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, फिर कमजोरी लग रही है। वो कहते हैं चक्कर क्या है। फिर धीरे धीरे उन्हें बात समझ में आती है, वो गुरु के पास जाते हैं। गुरु कहते हैं देखो ये तो साक्षात तुमने, देखो तुमने अच्छा सोचा अच्छा हुआ, तुमने बुरा सोचा बुरा हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। तो तुम्हारे विचारों में इतनी शक्ति है कि तुम अपने आप को अच्छा या बुरा कर सको। तो उस दिन जब युक्तेश्वर गिरी को ये बात समझ में आई, वो शांति से सोए और दूसरे दिन सुबह जब उठी तो उनका शरीर फूला हुआ था जैसे बीमारी से पहले था। उनकी माता आकर उनको कहती है कि अरे तुम तो एकदम पहले की जैसे तंदुरुस्त लग रहे हो, कहीं तुम्हारे शरीर में पानी तो नहीं भर गया? वो देखते नहीं, मुझे उतनी एनर्जी लग रही, मैं पूरी तरह से रातों रात उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी अंतर शक्ति से अपने आप को ठीक कर लिया। तो सोचो उनकी चेतना कितनी थी, उनकी अंतर शक्ति कितनी थी। और जब ये बात उन्होंने परमहंस योगानंद जी को कहा तो उनको भी बात अच्छे से समझ में आ गई और 2 महीने के अंदर अंदर परमहंस योगानंद जी ने अपने आप को पूरी तरह से एक नॉर्मल इंसान की तरह हील कर दिया, हमारे गुरु परमहंस योगानंद जी के लिए। तो उनकी चेतना इतनी थी तो वो रातों रात कर लिए, 2 महीने में कर लिए। आपकी चेतना भी आप किसी भी लेवल तक पहुंचा सकते हो, आप भी उस लेवल तक पहुंच सकते हो। विश्वास आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपके ऊपर है। अगर आप विश्वास से बोलोगे विश्वास आ रहा है तो जरूर कर सकते हो। विश्वास आ रहा है? खुद को हील कर पाओगे? यस। सामने वाले को अपनी गारंटी दे पाओगे? यहाँ से जाने के बाद लोग बोलेंगे भाई ताकत है विजडम वर्कशॉप में, तो बोल पाएंगे? यस। चेतना शक्ति जैसे हमारे पूरी बॉडी में एटम्स मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी को जोड़ के रखता है ना, वैसे ही इस पूरे ब्रह्मांड को, सोलर सिस्टम को, सन, मून, आप, मैं, सोफा, कारपेट, सभी को, तारे, सभी चीज़ों को चेतना शक्ति जोड़ के रखती है। उसी शक्ति से तो सूर्य उग रहा है अपनी धुरी पे, अर्थ भी अपनी धुरी पे घूम रहा है, अपने आप ही सूर्यास्त हो रहा है। कैसे हो रहा है सब कुछ? उसी चेतना शक्ति से हो रहा है। क्लियर? और हमें कैसे चेतना शक्ति से चला रहा है ये ब्रह्मांड? हमारे अंदर कौन सा रिमोट है जो चेतना शक्ति से चला रहा है? बताओ बताओ। हमारे अंदर क्या है जो चेतना शक्ति हमें चला रहा है ये ब्रह्मांड? कौन से रिमोट से? हाँ, हाथ, सांस, हमारी सांस, क्योंकि हमें ब्रह्मांड ने भेजा यहाँ पे सांस देकर। और जब हमें बुला लेगा तो क्या नहीं रहेगा? तो हमें ये पूरा ब्रह्मांड कैसे चला रहा है? तो जब हम सांस पे ध्यान देते तो किससे एक हो जाते हैं? तो ब्रह्मांड से जब एक हो जाते तो जैसे पानी ऊपर से नीचे आता है, वैसे वो कॉस्मिक एनर्जी ऊपर से नीचे हमारे अंदर प्रवेश करने लगती है और हमारा बोतल भरने लगता है। आखिरी जन्म जब होता है ना फ्रेंड्स, एक तो सबसे पहले सेठ मास्टर्स बताते हैं कि जब एक आत्मा इस दुनिया में आती है
तो आने के पहले स्त्री और पुरुष का अलग अलग नहीं होता। और जब हम आखिरी जन्म में आते हैं तो चाहे हम स्त्री के इसमें शरीर में हो या पुरुष के शरीर में हो, हमारे भीतर स्त्री और पुरुष का अलग अलग नहीं होता। हम स्त्री और पुरुष दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को आखिरी जन्म में हम प्ले करते हैं। आप बहुत लोगों को देखते होंगे जो औरतें हैं, मतलब घर का भी कर लेती है, पुरुष के भी उनको कमांडिंग पावर भी है, बाहर का भी कर लेती है। आप बहुत सारे पुरुष को भी देखते होंगे, उनको खाना बनाने का शौक है, उनमें एक औरत की तरह नर्चरिंग है, कंपैशन है। तो स्त्री और पुरुष दोनों के गुण एक आखिरी जन्म में सेठ मास्टर्स कहते हैं कि हमारे अंदर होता है, जो हम कहते हैं ना शिव शक्ति, आधा स्त्री आधा पुरुष। उसके बाद क्या कहते हैं सेठ मास्टर्स कि आप जैसे हैं आपको दुनिया वैसी ही लगेगी। अगर कोई आकर कहता है कि कितनी ख़राब दुनिया है, जहाँ देखो चोरी चकारी, आजकल तो किसी का भरोसा नहीं कर सकते, इसका मतलब वो सारे गुण उसके अंदर है। जो अगर किसी पे आप देखते हो भरोसा नहीं कर पाता, वो देखते हो ना, भरोसा नहीं कर पाता, सामान रख के जाएगा फिर भी उसको भरोसा नहीं होगा, वो क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं है, वो गुण उसके अंदर है। और आप देखते हो कुछ लोग हैं एकदम मतलब पूरा बिंदास, हमेशा वो ब्लिस में रहेंगे, दुनिया कितनी सुंदर है, सब लोग कितने अच्छे हैं, कितने दया है सबके अंदर, इसका मतलब वो सारे गुण उसके अंदर है। आप लोग आकर बोलते हो ना मैम आपकी आवाज़, आपका ये, वो गुण आपके अंदर है, आपके अंदर वो गुण है कि आप किसी की अच्छाई को देखो, तो इसीलिए आपको सामने दिखता है। मैं हमेशा यही कहती हूँ ना कि ब्यूटी लाइज इन द बिहोल्डर ऑफ द आइज। जब आपके अंदर वो गुण होंगे तो आपको पूरी दुनिया वैसे ही मालूम पड़ेगी। दुनिया वही है, कहीं वॉर हो रहा है, कहीं डकैती हो रही है, हम यहाँ बैठे हैं ना, क्योंकि हमारी चेतना भी उस लेवल पे है कि हमने अपनी दुनिया को अपनी सोच के हिसाब से, अपने भीतर के गुणों के हिसाब से हमने अपनी दुनिया को रचा है, क्रिएट किया है। ठीक है, ये बात समझ में आया? तो एक इंसान को आप कैसे जानोगे वो कैसा व्यक्ति है? उसके आसपास के एनवायरनमेंट को देख लो, उसके घर परिवार लोगों को देख लो। अगर उसके आसपास अच्छे लोग हैं, उसके घर परिवार उसका मान सम्मान कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मतलब उसने अपने अंदर ये सारे गुणों को जागृत कर रखा है, इसलिए उसने ऐसी परिस्थिति, ऐसे लोग अपने जीवन में अट्रैक्ट किए हैं। हमेशा अगर प्रेम और करुणा से रहोगे ना, तो ऐसे ही लोग ये ब्रह्मांड आपके जीवन में भेजेगा। हमेशा द्वेष में रहोगे तो सामने वाला भी आपके अंदर उस द्वेष को देखेगा। ठीक है, और जब तक कि अपने आप से द्वेष कर रहे हो, जब तक अपने आप को पसंद नहीं कर रहे हो, जब तक आप जैसे हो वैसे खुद से प्रेम नहीं कर रहे हो, तो आप कभी भी दूसरे को प्रेम नहीं दे सकते हो, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, चाहे अन्य कोई भी हो, आपका बच्चा हो। अगर किसी को प्रेम देना है तो उसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये है कि आप खुद को प्रेम करो। लेकिन हम क्या करते हैं, मैम मैं थोड़ी सी, देखो ना लास्ट टाइम से अभी थोड़ी मोटी हो गई ना, देखो ना कैसे दिख रही हूँ, मुझे ना अभी 10 किलो वज़न कम करना है, मैम क्या खाना है डाइट में बताओ ना, मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा करना चाहती हूँ, मैम देखो ना कैसे मेरे ये हो गए, मैम मैं तो बोल नहीं पाती हूँ बिल्कुल भी। हम अपने आप के ऊपर विश्वास ही नहीं करते हैं और हम जैसे हैं खुद को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। इसीलिए जब हम खुद से प्रेम नहीं करते तो ये हमारे अंदर जो लैक है, हम किसी दूसरे के अंदर उसको ढूंढते हैं। जो जिनकी शादी नहीं हुई है वो अच्छा लड़का या अच्छी लड़की ढूंढते हैं, उनको क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि खुद के अंदर उनकी कंप्लीटनेस ही नहीं है। जब वो खुद को पूरी तरह से प्रेम करेंगे और खुद उस कंप्लीटनेस में रहेंगे कि चाहे कोई आए चाहे ना आए मेरे जीवन में, मैं संपूर्ण हूँ, मैं खुश हूँ और मैं जैसा हूँ, जैसी हूँ वैसे परफेक्ट हूँ। जब ये दृढ़ विश्वास आपके अंदर आ जाएगा तो वो जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी वो ब्रह्मांड में कहीं उसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करता वैसा ही कॉन्फिडेंस वाला लड़का आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करोगे। तो जो माँ बाप बोलते हैं ना मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही, उनको ध्यान में लाओ और ये चीज़ बताओ उनको कि बाहर से आप कुछ भी मेकअप कर लो, पार्लर में चले जाओ, कुकिंग क्लासेस ले लो, कुछ भी कर लो, आपके अंदर में वो कंप्लीटनेस नहीं है, आप खुद से प्रेम नहीं करते हो, तो आप वैसा लड़का या लड़की अपने जीवन में नहीं अट्रैक्ट कर सकते, क्योंकि ये लॉ ही नहीं है यूनिवर्स का। ठीक है, उसके बाद आखिरी जन्म का हो गया और
जीवन में होने वाले जो भी हमारे अनुभव हैं, जो भी चुनौतियां हैं, वो हमें हमेशा खुद की जिम्मेदारी लेकर स्वीकार करना है। ऐसा नहीं कि उसने मुझे ऐसा बोल दिया इसलिए ऐसा है, मैं गरीब घर में पैदा हुई तो मैं क्या करूं इसलिए ऐसा है। हमेशा हम वो परिस्थिति को बोलते हैं, आपको क्या पता मैम मेरे घर में क्या होता है, मेरे घर में कभी आओ तो पता चलेगा। ये नहीं है। रूल क्या है कि जो भी परिस्थिति है, आप वो अनुभव लेने आए हो, वो सीख, वो पाठ लेने आए हो, तो अभी उस परिस्थिति जब आपने चुनकर लाई है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी है, उसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी है, उसको स्वीकार भाव से ग्रहण करना है, तभी जाकर वो परिस्थिति बदलेगी। अगर किसी परिस्थिति को बदलना है तो क्या करना है, उस परिस्थिति को जब आप पूरी तरह से स्वीकार कर लो, अपनी जिम्मेदारी ले लो, चुटकियों में परिस्थिति बदल जाएगी। क्योंकि आपको जो करना था परिस्थिति, वो तो काम हो गया है। हम स्वीकार ही नहीं करते हैं, उससे लड़ते रहते हैं, इसलिए कभी कभी जीवन चला जाता है। मरने के लिए डेथ बेड पे लोग होते हैं और कहते हैं कि उसने तो ऐसा कर दिया, इसने तो ऐसा कर दिया, उससे जीवन भर बात नहीं किया, और ऐसे ही चले जाते हैं और फिर अगला जन्म लेकर आते हैं उसको सुधारने के लिए। तो स्वीकार भाव से परिस्थिति का हम पूरी तरह से जिम्मेदारी लेंगे। द्वेष वाला हो गया ओल्ड एज। जो लोग सोचते हैं ना, जो बहुत लोग अभी यंगस्टर्स होते हैं, वो ओल्ड एज को बिल्कुल सम्मान नहीं करते, आदर नहीं करते। घर में अगर कोई बुजुर्ग हैं, बेड पे पड़े हैं, वो उनको आदर नहीं करेंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे, बहुत ज़बरदस्ती से उनका काम करेंगे कि बस चलाना है। ना उनके पास बैठेंगे, ना उनसे बातें करेंगे। सेठ मास्टर्स का कहना है कि ऐसे लोग आध्यात्मिक उन्नति में बिल्कुल भी आगे नहीं हैं। उनकी कॉन्शियसनेस बहुत कम है, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। तो हमेशा सेठ मास्टर्स का कहना है कि जो भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, माँ बाप हैं, दादा दादी जो भी हैं, उनका आदर करें, उनके पास बैठें, उनसे बातें करें, उन्हें सम्मान दें। और एक प्रश्न और, सेठ मास्टर एक प्रश्न का उत्तर देते हैं कि हम अपने बुढ़ापे को सुखद कैसे करें। अगर आप सोचोगे कि मैं जब बूढ़ी होंगी, क्या पता मेरे बच्चे पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, मैं तो अपने लिए रख लूँ कुछ बचा के, क्या पता मैं बूढ़ी होंगी मेरे घुटनों में दर्द आ जाएगा, क्या पता स्वास्थ्य ठीक रहेगा कि नहीं, इंश्योरेंस भर दो, हेल्थ इंश्योरेंस भर दो, क्या पता बहू आएगी पूछेगी नहीं पूछेगी, सेवा करेगी नहीं करेगी। तो पहले अलग अलग घर कर लो ताकि अगर ना पूछे तो हम सेफ है। जब इस तरह के सारे थॉट्स हम अपने जीवन में लाते हैं तो 3 दिन से हम क्या सीख रहे हैं, वही होता है। तो अगर बुढ़ापा सुखद करना है तो क्या करना है, उसको क्रिएट करना है बाबू, उसको क्रिएट करना है। क्योंकि आप तो हाईएस्ट विजडम जान गए हो कि आपको जो चाहिए आप क्रिएट कर सकते हो। और कैसे क्रिएट कर सकते हो, अपने थॉट से। तो क्या सोचना है अपने बुढ़ापे के बारे में कि मेरे बच्चे हमेशा मेरा मान सम्मान करते हैं, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मेरे पास फाइनेंशियल कोई भी कमी नहीं है, मेरा मान सम्मान है, मेरी सेवा हो रही है, घर में मुझे पूछ रहे हैं, प्रेम मिल रहा है। जब इस थॉट से रखोगे तो ना इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस करोगे, ना घर अलग करोगे, ना अपने लिए ज्वेलरी रखोगे, लेकिन उसको क्रिएट करने के लिए उतनी शक्ति होना ज़रूरी है। ये नहीं कि शक्ति भर रहे हो, नीचे से लीक हो रही है सारी शक्ति और आराम से बैठ गए, हम तो लेकर आ गए सेठ विजडम, बुढ़ापा तो अच्छा होगा, हमने तो सोच लिया है बुढ़ापा अच्छा होगा, लेकिन शक्ति नहीं है अंदर, उस थॉट को शक्ति नहीं है देने के लिए, तब नहीं क्रिएट होगा। किसी भी थॉट को अगर क्रिएट करना है तो उसके लिए शक्ति देनी पड़ेगी। शक्ति कहाँ से आएगी, चेतना बढ़ाकर, चेतना शक्ति बढ़ाकर। और चेतना शक्ति अगर लीक हो रही है तो कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते। हमेशा याद रखना, जब भी बोतल से पानी पियोगे घर में, याद रखना कि अगर इसमें छेद होता तो पानी कैसे पीती। तो कहीं मेरे अंदर आज सुबह से कुछ छेद वाला काम हुआ है क्या? 3 दिन भी मेड नहीं आएगी तो कुछ मत बोलना, चुपचाप अंदर आने देना। तो फ्रेंड्स, कैसे हमें पता चलेगा वो बिल्डिंग हमें मिलेगी कि नहीं, वो लैंड हमें मिलेगा कि नहीं? आप अपने अंतर दुनिया में देखो, अगर उस चीज़ को लेकर आपको ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि आजकल तो पता नहीं लैंड में पट्टा देते ही नहीं है, कितनी धांधली होती है, क्या पता वो सही है कि नहीं, इस तरह के ये बिज़नेस में चलाएंगे लेकिन कस्टमर बेस कैसे बनेगा, पता नहीं इसमें प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं। या फिर शादी कर रहे हो तो आजकल किस पे विश्वास करे, लड़की को दे दे उस घर पे और पता चले कि ये ना पहले से ही सारा कर लो,
पूछताछ कर लो सारा। तो अगर इस तरह के विचार डाउट वाले चल रहे हैं ना आपके, किसी भी चीज़ को लेकर हो, चाहे बच्चे का आपको स्कूल का हो, ये पढ़ तो नहीं रही है, इतना फ़ोन देख रही, पता नहीं इसका आएगा कि नहीं, IIT इसका होगा कि नहीं, अगर इस तरह के आपके विचार चल रहे हैं और हर समय चल रहे हैं तो 100% वो चीज़ आपको कभी नहीं मिलेगी। मन जो सूख गया ना थोड़ा, कैसे मिलेगी वो बताते हैं फिर। अगर आपके मन में ऐसे विचार हैं, 99% आप पूरी तरह से सुखद अनुभूति में हो, आप पूरी तरह से काम हो। काम आप कब रहोगे? जब आपको पूरा विश्वास होगा। जैसे मुझे अब ये चाय पीने की इच्छा हो रही है तो मैं लोग चाय लाए नहीं ऐसे देखूंगे, देखो नहीं लाएगा वो, मैं आराम से बैठूंगी, अभी चाय आएगा, देखना चाय आ जाएगा। ला रहे ना, देखो। तो फ्रेंड्स, छोटी छोटी चीज़ें हैं, एकदम छोटी छोटी। उस दिन भी जैसे मैं यहाँ बैठी थी, मैं बोली यार आज सुबह जल्दी ध्यान में आ गई, चाय मिल जाती तो अच्छा रहता। तो फ्रेंड्स, चाय मत पीना, मैं पीती हूँ बोल के, मैं तो पी लेती हूँ, मतलब आप मत पीना, चाय अच्छी चीज़ नहीं होती। तो जैसे ही मैंने ऐसा थॉट रखा ना, आ गई मुझे मैम आपके लिए, कौन आया, आई थिंक वो कमला जी आई, ये मैम आपके लिए चाय बढ़िया बनवा के लाई हूँ। छोटी छोटी चीज़ों को भी हम क्रिएट कर सकते हैं। जब छोटी छोटी चीज़ों को हम क्रिएट कर सकते हैं तो बड़ी बड़ी चीज़ों को क्यों नहीं कर सकते? टेक्नोलॉजी तो सेम ही है। तो कोई भी चीज़ को अगर पाना है, बच्चे के अच्छे घर में शादी करनी है, बिल्डिंग लेना है, लैंड लेना है, प्रॉपर्टी लेना है, तो पूरी तरह से शांत, एकदम काम और सुखद अनुभूति होगा। आप देख रहे हो कि उस घर में आप हो। 3 दिन से यही सभी मास्टर्स बोल रहे हैं, मैं बस उसको थोड़ा अलग से उसी चीज़ को बोल रही हूँ। तो 100% आप जब देखोगे इस तरह के सुखद अनुभूति आपके अंदर है तो वो चीज़ आपको 100% मिलेगी। वो सुखद अनुभूति क्रिएट कर पाओगे कि नहीं? उतनी शक्ति है। सेठ मास्टर्स बोलते हैं आप जैसा भी कर्म करें उसका फल ज़रूर होता है। इस पूरे ब्रह्मांड में इसकी चोरी नहीं हो सकती कि आप अच्छा फल किए और फिर आप सोच रहे हो कि क्या पता मिलेगा नहीं मिलेगा। इस ब्रह्मांड में ऐसा कैलकुलेशन है कि वो फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उस फल की इच्छा में, सपोज 20 साल हो गए शादी को, घर में अभी तक मान सम्मान नहीं मिला, तो मैं तो अच्छा कर रही हूँ लेकिन नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए अगर आप अंदर से बहुत बेचैन रहोगे, कब मिलेगा कब मिलेगा कब मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर इस तरह के आपके थॉट्स रहेंगे तो सेठ मास्टर का कहना है आप अपने फल को और दूर करोगे। क्योंकि आपके अंदर क्या है? लैक है। लैक मतलब लोअर फ्रीक्वेंसी, और लोअर फ्रीक्वेंसी मतलब जो चीज़ चाहिए उसको आप अपने से दूर कर रहे हो। तो क्या करना है उस वक्त? एकदम शांत रहना है, एकदम शांत रहना है। तो आप 100% ये लिख के रह लो, बुद्ध भगवान ने भी कहा है कि सूर्य, चंद्रमा और सत्य कभी छुपता नहीं। अगर आपने अच्छा किया है तो आपको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ तो सभी ने अच्छा किया है, तो अपने आप के लिए एक बार और बच्चों का ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मैं 3 दिन से सभी ये क्वेश्चंस आके मुझे पूछ रहे हैं, इसको एकदम ध्यान से सुनना। अगर पृथ्वी की चेतना शक्ति बढ़ानी है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप अपने बच्चों की चेतना शक्ति को बढ़ाओ। अगर अपने बच्चों के अंदर आप चेतना शक्ति बढ़ाने का ज्ञान दे देते हो तो इस अर्थ की फ्रीक्वेंसी पूरी तरह से बदल सकते हैं। क्योंकि जब तक नेक्स्ट जनरेशन आएगी तब तक सबकी चेतना शक्ति बढ़ चुकी होगी और आपके हाथों में है ये। अगर आप अपने अपने घर की जिम्मेदारी भी ले लो, अपने बच्चों की जिम्मेदारी भी ले लो, तो पूरे विश्व को हम बदल सकते हैं। एक ही जनरेशन के अंदर पूरा विश्व बदल सकता है, पूरे विश्व की चेतना शक्ति बढ़ सकती है। लेकिन क्या कहते हैं सेठ मास्टर्स? बच्चे बहुत सहज सरल होते हैं। जैसे कि जैसे नदी बह रही है, जैसे एक पंछी उड़ रहा है, ठीक उसी तरह एक बच्चा हमेशा अपनी चेतना शक्ति का अपने आप ही विस्तार कर रहा है। इसलिए जब वो छोटा होता है कितना इनोसेंट, आप उसको 2 थप्पड़ मार दो, थोड़ा रोएगा, फिर आके आपकी गोद में। और आपको हमको कोई एक थोड़ा सा भी बोल दे, कोई थोड़ी सी भी बात बोल दे, तो मेरी हस्बैंड ने गलती की तो मैंने नहीं बात की ना 6 दिन, तो कह रहे हो कि कितने इनोसेंट है, उनके अंदर में नहीं होता है ये चीज़। लेकिन हम क्या करते हैं?
हम हमेशा उनको गलत शिक्षा देंगे। एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, प्लस हमारी सोसाइटी ऐसी है, तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते हैं वो तेरा मेरा, स्पर्धा, ये सब सीखने लगते हैं। तो बच्चों को हमेशा क्या सीख देना है कि ये दुनिया एक प्रतियोगिता नहीं है, ये दुनिया अनुभव करने के लिए है और सीखने के लिए है और आनंद से रहने के लिए है। लेकिन हम अपने बच्चों को क्या बोलते हैं कि फर्स्ट आओगे, कैसा किया एग्ज़ाम, रेस है फर्स्ट आओगे, रिजल्ट आ रहा है फर्स्ट आओगे। हर समय जैसे ही बच्चा घर पे आता हमारे पास एक ही प्रश्न रहता है, कैसा हुआ पेपर, फर्स्ट आओगे, फर्स्ट आओगे। तो बच्चे के मन में क्या रहता है कि मुझे ही आगे बढ़ना है, बाकी दुनिया जाए बाहर में। जैसे ही बच्चे के फ्रेंड्स आते हैं, हम कहते हैं अपनी अच्छी चीज़ें अंदर रख दो, अच्छे खिलौने टूट जाएंगे, वो जाने के बाद तुम खेलना। वो क्या सीखता है कि मुझे अपनी चीज़ें सिर्फ मुझे यूज़ करना है, अच्छी मिठाइयाँ रख दो, बाद में वो जाने के बाद खाना। तो वो बच्चे के अंदर क्या आप डाल रहे हो कि सेल्फिश बनना है, सिर्फ अपने बारे में सोचना है। तो वो बच्चा कैसी दुनिया क्रिएट करेगा, एक सेल्फिश दुनिया क्रिएट करेगा। लेकिन हमको बच्चे को क्या बोलना है, हमें बच्चे को कहना है कि दुनिया कंपटीशन नहीं है, ये दुनिया सिर्फ अनुभव करने के लिए और आनंद से जीने के लिए है। बच्चों के करियर में भी हम कितना इंटरफेयर करते हैं। सपोज एक आत्मा है, ठीक है, एक आत्मा यहाँ जन्म लिया, उसको पेंटिंग करने का, कला सीखने का बहुत शौक है, पैसे नहीं है उसके पास पैसे नहीं, तो वो कर नहीं पाया इस जन्म में और वो मर गया। एस्ट्रल वर्ल्ड्स में जब गया तो वहाँ पे पेंटिंग की क्लासेस चलती हैं, उसने बहुत उस पर काम किया, बहुत अच्छी उन्नति की, सीखा, और फिर अगले जन्म आपका कोक चुन के वो आया। तो जब वो जन्म लेता है तो बचपन से उसके अंदर वो पेंटिंग सीखने का वो रहेगा कि मैं इस कला को सीखूं, क्योंकि वो पिछले जन्म में कर नहीं पाया था और उसने उसकी ट्रेनिंग एस्ट्रल वर्ल्ड्स में ली हुई है। आपने IIT सीट मिस कर दिया अपने लाइफ में, आपका मन है कि वो बच्चा IIT करे या फिर डॉक्टर बने। अब वो बच्चा पेंटिंग कर रहा है, आप कह रहे हो पेंटिंग में तो पैसे नहीं है, क्यों अपना बर्बाद कर रहे हो। उसकी आत्मा को आप बोल रहे हो कि जाओ तुम IIT करो, खूब मन लगा कर पढ़ो, एकदम फर्स्ट आना, एकदम तुम करोड़ों में खेलना, एकदम तुम्हारी सैलरी अच्छी होने वाली है। वो उस बच्चे की पढ़ाई में मन नहीं लग रहे, आप उसका जीवन नर्क बना रहे हो। जब वो पढ़ने बैठता है तो उसकी आत्मा को अंदर से क्या आता है कि मैं पेंटिंग करूँ, मैं क्लासेस लूँ, मैं बाहर जाऊँ, मैं सीनरी में जाके उसको पेंट करूँ। लेकिन आप उसको बोलो क्यों बाहर गए हो, फटाफट आओ पढ़ो, टाइम हो गया, होमवर्क करना है, पढ़ना है, IIT करना, ये करना, वो करना। वो बच्चे का जीवन पूरी तरह से हम नर्क बना देते हैं। अगर लग पढ़ के उसको इमोशनल आप करते हो, इमोशनली आप उसको ब्लैकमेल करते हो, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, एक ही बच्चे हो, तुम हमारे नहीं करोगे तो कौन करेगा, हमारा एकदम तकिया कलाम डायलॉग होता है। वो लग पढ़ के कर भी दे तो उसका जीवन हमेशा के लिए नर्क बन जाता है। वो कभी भी अपने जीवन में खुश नहीं रह सकता, क्योंकि वो आत्मा जो है उसकी कभी तृप्ति नहीं पा सकती। भले ही उसके पास पैसा हो, लेकिन खुशी कभी नहीं मिलती, और पैसों से तो खुशी कभी मिल ही नहीं सकती। ये सेठ मास्टर्स का कहना है, उनकी आध्यात्मिक उन्नति एकदम ज़ीरो है। तो हमारे माँ बाप जो हैं हमारे लिए अच्छा से अच्छा करते हैं, अच्छा से अच्छा उन्होंने किया, हमको एजुकेशन दिया, हमारे अच्छे घर में शादी की, ये सोचा कि हमारे बच्चे, हमारी बच्ची खुश रहे, हमारा लड़का खुश रहे, हमारी बेटी खुश रहे। लेकिन क्या आप लोग पूरे जीवन में पूरा जीवन खुश रहे? आप लोगों ने अपने हिस्से का चैलेंजेस झेला कि नहीं झेला? अपने ससुराल का, अपने हस्बैंड का हो, चाहे बच्चों का हो, चाहे पैसों का हो, आपने अपने चैलेंजेस झेले। माँ बाप ने तो कोई कमी नहीं की थी। ठीक उसी तरह हम भी अपने बच्चों का अच्छा से अच्छा, चाहे कितना भी कर लें, उसको अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा लें, बड़े से बड़ी डिग्री दे दें, उसको बंगला बना के दे दें, कुछ भी कर दें, लेकिन उसके जीवन के जो भी चैलेंजेस हैं, उसका सोल प्लान है, जो भी वो अनुभव करने आया है, सीखने आया है, वो तो उसको झेलना ही पड़ेगा। हम क्या करते हैं, उसके जीवन में इंटरफियर करते हैं, उसको अनुभव नहीं करने देते हैं। और हम क्या करते हैं, अरे पढ़ो 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 पढ़ो। क्या है आजकल के एजुकेशन सिस्टम में? व्यास जी के यहाँ वो गई और व्यास जी ने कहा एजुकेशन सिस्टम चेंज करना है। मुझे ये बात इतनी अच्छी लगी, क्योंकि मेरे मन में हमेशा ये चीज़ है, बच्चों को एजुकेशन सिस्टम में क्या बना रहे हो कि आप ये सब पढ़ लो, अगर आपको याद है तो आपके नंबर अच्छे हैं, आपको याद नहीं होता तो नंबर अच्छे नहीं है। स्कूल में हमने कॉस थीटा, टैन थीटा, अकबर बिरबल पढ़ा, लेकिन जब मेरे जीवन में चैलेंजेस आए, मैं मेरिट लिस्ट होल्डर थी, लेकिन वो ज्ञान मेरे जीवन में काम नहीं आया, मैं टूट गई। तो आप बच्चों को पढ़ो पढ़ो बोल रहे हो, अगर उस वक्त कोई उसको ये पढ़ा देता, आप उसको ये पढ़ा देते कि तुम्हारा फर्स्ट ब्रेकअप होगा तो तुमको कैसे लेना है, तुमसे कोई अच्छा व्यवहार नहीं करेगा तो तुमको कैसे लेना है, अगर तुम फेल हो गए, टूट गए तो तुमको कैसे उसको लेना है,
तुमको कैसी दुनिया में अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करनी है, अगर ये पढ़ा देते बच्चे को तो आज वो सही मायने में खुश होता। वो अकबर कब पैदा हुआ, बिरबल कब पैदा हुआ, टैन थीटा कॉस थीटा करते करते उसका बचपन नरक बना दिया। लेकिन दुख की बात ये है कि आज भी उसके जीवन में इसको पढ़ के भी कोई खुशी नहीं है। तो प्लीज़ 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 हाथ जोड़ के विनती है कि बच्चों के जीवन में इंटरफेयर ना करें। जो भी आके मुझे बोल रहा है कि मेरी बेटी अभी डिवोर्स हो रहा है, उसने अनुभव लिया है, आप इंटरफेयर ना करो। कल ही आके किसी ने कहा मेरी बेटी का ऐसे शादी हो गया, अभी डिवोर्स बोल रहे हैं, मैम मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ। उसने अनुभव लेने आया है ना, वो चैलेंजेस अपने ले रही है ना। जान गए हो कि उसने खाली आपका कोक चुना है, कुछ नहीं करना है। उसको अपनी शक्ति दो और प्लीज़ उसको मत बोलो 24 घंटे पढ़ो पढ़ो पढ़ो। वो पढ़ाई जब आपके काम नहीं आई, जब आप टूट रहे थे, तो अकबर बिरबल कोई आके नहीं बताया मैं इस सन में पैदा हुआ था तो तुम ठीक हो जाओ। तो फिर वो बच्चा कैसे ठीक होगा? करोगे कि नहीं बच्चों को टॉर्चर आज से? तो तालियां बजाओ। मत करना। तो कोई आके कह रहा था कि मेरी बेटी ऐसी ऐसी है, मैंने उसको बोला शादी कर लो तो मना करिए। वो अनुभव लेने आई है ना, आप इंटरफेयर मत करो। आपका कोक चुना है। मैं तो इसको कहती हूँ ऐसा कर लो वैसा कर लो, नहीं सुनती है, मत सुनने दो। वो अनुभव लेने आई है ना, अरे उसकी शक्ति बनो, उसके लिए एक शक्ति का स्रोत बनो। वो जो भी अनुभव लेने आई है उसको ये पता होना चाहिए कि मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं, ना कि उसके लिए टेंशन क्रिएट करो कि कितनी बार तुझसे कहा तुझे समझ नहीं आता। हर समय बच्चे के रूम में जाएंगे तुम्हारा सब कुछ बिखरा हुआ है। अरे उसकी चेतना वैसी है, उसके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वो बिखरा हुआ है, उसको वैसे ही रहने दो ना। मैंने क्या किया था, मुझे भी था ये चीज़, मैंने क्या किया, भैया ये दायरा, ये तेरा रूम है, ये मेरे घर का हिस्सा नहीं है, तुझे जैसे रखना है रख, मेरे घर को तो साफ रख। हमेशा हम उसको नर्क बना देते, हमेशा इंटरफियर। उसकी शक्ति बनो। और बच्चे को अगर सही मायने में ज्ञान देना है तो स्कूल की पढ़ाई ज्ञान नहीं है। एजुकेशन सिस्टम को पूरा चेंज करना है। ये रट्टेबाजी बिल्कुल नहीं काम आने वाली है। उसको सही ज्ञान देना है तो ये ज्ञान दो कि जीवन में जब टूटोगे तो कैसे खड़े होगे, जब पहली बार गर्लफ्रेंड मना करेगी तो कैसे खुद को संभालोगे। ये होता है, सुसाइड होते हैं। लाखों करोड़ों लोग IIT देते हैं, मुट्ठी भर पास होते हैं, कितने सुसाइड करते पता है? माँ बाप का प्रेशर, और वो आत्मा क्या करने आई है पता ही नहीं। तो आज से अपने बच्चों का सपोर्ट सिस्टम बनो। वो जो भी अनुभव लेने आया है, वो जो भी सीखने आया है, उसे ये पता होना चाहिए कि मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं। उनके लिए टेंशन लेना बंद करो। और क्या कर सकते हैं, बार बार आएंगे। अच्छा, वर्च्यूज़ एंड वॉइड तो रह ही है, दो लाइन में बता देती हूँ। वर्च्यूज़ मतलब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तो मिस नहीं कर सकते। वर्च्यूज़ मतलब गुण, हमारे अंदर जो गुण होते हैं। तो जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा ना कि मैम मेरी शक्ति और आपकी शक्ति सेम है क्या? मेरे अंदर जो गुण है वो मेरी चेतना शक्ति के हिसाब से है, उनके अंदर जो गुण है वो उनकी चेतना शक्ति के हिसाब से है। जैसे एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि सपोज आपकी कॉलोनी में किसी के यहाँ पूजा है, वो आपको बुलाई नहीं, छोटी सी बात है, लेकिन जिसकी चेतना शक्ति कम होगी वो उसी को बड़ा कर देगी। 10 साल बात नहीं करेगी, उसने पूजा में नहीं बुलाया। और सपोज एक आदमी है, उसके 5 लाख कोई लेके वापस नहीं किया, इतनी बड़ी बात है। 5 लाख कमाने में कितना समय लगता है, लेकिन वो चलो ठीक है नहीं मिला होगा उसको, नहीं था मेरा नहीं मिला, वो बात को एकदम मामूली में ले लेता है। तो उसकी चेतना शक्ति ज़्यादा है तो बड़ी से बड़ी बात भी उसको छोटी लगती है। और जिसकी चेतना शक्ति कम है वो एक छोटी सी बात को भी एक बतंगड़, आप देखते हो जीवन में सभी के हैं ऐसे नमूने, है ना? शादियों में ज़्यादा पता चलता है, फ़ोन नहीं किया, पूछा नहीं, है ना? तो हमारे जो गुण होते हैं हमारी चेतना शक्ति के अनुसार होते हैं। और जितना ज़्यादा ज्ञान होता है उतने ज़्यादा गुण होते हैं, उतनी ज़्यादा चेतना शक्ति होती है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे परिवार वालों के गुण बदल जाएं तो हम कभी नहीं बदल सकते जब तक हम उनकी चेतना शक्ति को ना बढ़ाएं। इसलिए जब हमारी चेतना शक्ति बढ़ती तो बोलते नहीं, ध्यान में आने के बाद सब अच्छे हो गए, फैमिली में हम खुद अच्छे हो गए, हमें फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि चेतना शक्ति बढ़ी तो गुण बढ़े। और जब आपकी चेतना शक्ति बढ़ी तो परिवार भी उस चेतना को ले रहा है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया, तो उनके भी गुण बढ़ रहे हैं। इसीलिए समझ में आया ध्यान में आने के बाद क्यों सब कुछ बढ़िया होने लगता है। समझ में आया? एकदम 2 मिनट में ये टॉपिक को मैंने बताया है फ्रेंड्स। एक सेकेंड, वॉइड, एक सेकेंड, वॉइड, शून्यता। जब हमारे जीवन में कुछ नया आने का होता है, सपोज घर में हम नया फर्नीचर लाते हैं तो पुराना सोफा सेट, टेबल उबल सब हटाते हैं, उसको खाली करते, तब नया आता है ना।
ठीक उसी तरह जब हमारे जीवन में कुछ नया आने का रहता है, या फिर हम अपनी अंतर्वाणी सुनने के लिए या फिर अपने पूर्ण आत्मा से हम मैसेज लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब हमारे जीवन में ये शून्यता आती है। शून्यता मतलब आपको कन्फ्यूजन लगेगा, डिप्रेशन लगेगा, थोड़ा सा आपको इरिटेशन लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। कभी कभी होता है ना, ऐसा ध्यान में मन नहीं लगेगा। इसको शून्यता कहते हैं। इसको डिप्रेशन से आप कंफ्यूज मत करिए। डिप्रेशन मतलब आप लोअर एनर्जी में आ जाते हो, वो 10 बरस तक भी रह सकता है। लेकिन शून्यता वाला ये जो कन्फ्यूजन है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसको प्रेम करना है, क्योंकि ये हमारे जीवन में एक नयापन लेकर आता है। जब भी कुछ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला रहता है, तब आपके जीवन में आता है। और उस वक्त आपको ये जो कन्फ्यूजन हो रहा है, ये सब खालीपन सा लग रहा है, वो इसलिए कि जब तक ये अंदर का बिलीफ सिस्टम खाली नहीं करोगे, वो बाहर का नया बिलीफ सिस्टम आपके अंदर नहीं भरेगा। और बहुत लोगों को यहाँ से आने के पहले भी शून्यता का ज़रूर हुआ होगा, डिप्रेशन, इस कन्फ्यूजन यहाँ पे भी कुछ लोगों को हो रहा होगा, और कुछ लोगों को यहाँ से जाने के बाद भी होगा। क्योंकि जीवन में आप पुराने बिलीफ सिस्टम को फेंक कर अब नए बिलीफ सिस्टम को अपनाओगे, तो इस शून्यता से डरना मत। ये डिप्रेशन नहीं है। अगर आ गया ऐसा कन्फ्यूजन, तो प्रेम करना उससे।